नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। साल 2019 जा रहा है और किसी भी जाते हुए साल को अगर आपको याद करना है तो सबसे अच्छा तरीका है आप उन शख्सियतों को याद कर लीजिए जिनके नाम वो साल रहा। उस हिसाब से 2019 के स्टार रहे नरेंद्र मोदी। साल 2019 यानी राजनीति का चरम, कूटनीति का चरम, युद्ध नीति का चरम, रणनीति का चरम और इस सब के बीच एक ही चेहरा, और वो चेहरा नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। घड़ी कड़े फैसलों की रही हो या संवेदनाओं के सैलाब की, हालात मुश्किलों से भरे हो या हौसलों की जटिल परीक्षा के, समर्थन के स्वरों के हो या विरोध के नारों के, जो एक नाम इस सब के केंद्र में रहा वो नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इस साल जो उन्होंने किया या दुनिया को दिखा उसकी समीक्षा तो कई बरसों तक होती रहेगी, लेकिन अगर 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर मैन ऑफ द ईयर के लिए कोई किरदार सटीक है तो वो किरदार भी है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 2019 ने जिनमें विरासत के सारथी को देखा, ये बात सरकार के लिए भी उतनी ही सत्य है और गुड गवर्नेंस के लिए भी, सुशासन के लिए भी यही उपयुक्त मानदंड है। पार्टी ने जिनमें परिश्रम के पुरोधा को देखा, ये देश परिश्रम की पूजा करता है, ये देश ईमान को सर पे बिठाता है और यही इस देश की पवित्रता है। हरियाणा को उत्तम सरकार, उत्तम तरीके से हरियाणा की प्रगति, ये वीरों की धरती है, भारत माता की, भारत माता की। बिखरते हौसलों ने जिनकी दिलासाओं में भावुक अभिभावक को देखा, बयानों ने जिनमें बदलाव की अपील करते मंझे राजनीतिज्ञ को देखा। जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है। दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को उस छल में, उस छलावे में ऐसा भ्रमित रखा गया है। एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। 2019 में आज मैं एक जिम्मेवारी के साथ आपसे अपेक्षा करने आया हूं। अब जब संविधान को के सामने सर झुका करके आपके सामने खड़ा हुआ हूं, तब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें इस छल को भी छेद करना है। सियासत ने संवेदनाओं से लेकर साम दाम दंड भेद नीति वाले नायक को देखा, रणनीति ने जिसमें आध्यात्म की कूटनीति देखी, जिनकी दृढ़ता में आतंक ने अपनी तबाही देखी। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। वो उठे तो महाशक्तियों के रुतबे पर भारी पड़े। वो जो मुश्किलों का अंबार है वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। झुके तो विनम्रता की नई परिभाषाएं गढ़ दी। विरोधियों के लिए वो राजनीति के सबसे बड़े छलावे हैं। चाहे एनआरसी हो, चाहे एनपीआर हो, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर एक टैक्स है। आप नोटबंदी को समझिए, नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर एक टैक्स था। चाहने वालों के लिए मौजूदा राजनीति के सबसे जुदा नायक है। 2014 से प्रधानमंत्री हमारे अद्भुत नरेंद्र मोदी जी। बताइए हिंदू मुसलमान में कोई दंगा, बताइए कोई मुसलमान की प्रॉपर्टी या उनको भगाया गया या कोई मारपीट हुई, कहां से कौन इनको भड़का दिया इस समुदाय को कि आप लोग इनसे कह रहे मोदी जी आ रहे हैं, अरे मोदी जी आ रहे हैं, क्या किए मोदी जी। सब लोग मस्त हैं, हमारे मित्र इतने मुसलमान, हमारी फिल्म फर्टिनिटी में सब लोग काम कर रहे हैं, बम बम है सब। 2019 बीत चला, लेकिन साल पर संपूर्ण नजर डालें तो मोदी ही नजर आते हैं इस साल के स्टार। साल 2019 में मोदी कहीं पर किसी थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स जैसे दिखे, तो कभी पारिवारिक फिल्म के इमोशनल सीन जैसे, कहीं एक्शन फिल्म के जोशीले डायलॉग जैसे, तो कहीं कहीं आर्ट फिल्म के गंभीर कथानक जैसे। तालियों की गड़गड़ाहट, विरोध का शोर, जोशीले जज्बात, आलोचनाओं के विशेषण,
कुछ इस तरह पूरा होता है साल 2019 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। लेकिन इस साल की सबसे बड़ी तस्वीर थी 23 मई की। राजनीति ने सवाल जनता के बीच उछाला था कि अब की बार किसकी सरकार। जवाब जनता ने प्रचंड बहुमत से दिया। फिर इस बार मोदी सरकार। विपक्ष ने ललकार कर ऐलान किया कि मोदी की वापसी नामुमकिन है। बीजेपी के आत्मविश्वास ने हुंकार भर के कहा, मोदी है तो मुमकिन है। जीत नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम की हुई और ये जीत इतनी बड़ी थी कि खुद हिंदुस्तान की राजनीति का संपूर्ण इतिहास हैरान था। 2019 का जनादेश पूरी तरह कसौटी पर कसने के बाद, हर तराजू पर तोले जाने के बाद पल पल को जनता जनार्दन ने बड़ी बारीकी से देखा है, परखा है, जांचा है और उससे आधार पर समझा है और तब जाकर के दोबारा वह बिठाया है। अगर ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी इस साल के स्टार रहे तो बिना आधार के नहीं। इस साल की शुरुआत हुई तो 3 राज्यों में हार का जोरदार झटका था। 15-15 साल के शासन के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ फिसल गए थे। राजस्थान से हाथ धोना पड़ा था। तीनों राज्यों में जीत हासिल कर कांग्रेस डबल आक्रामक थी। उसने पीएम पर भ्रष्टाचार का चुनावी प्रहार किया और चूंकि 3 राज्यों में लोगों को फ्री स्कीमें देने का वादा रंग लाया था, इसीलिए राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी ही एक घोषणा कर दी। ऐतिहासिक निर्णय लिया है, ये सबको हिला देगा। आप सबके जेब में कांग्रेस पार्टी पैसा डायरेक्ट पैसा डालने जा रही है। महिलाओं के बैंक अकाउंट में 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 6,000 रुपए, हर साल 72,000 रुपए, 5 साल के अंदर 3,60,000 रुपए हम बैंक अकाउंट में डाल देंगे। ऐन आम चुनाव से पहले केवल कांग्रेस मजबूती से नहीं उठ खड़ी हुई थी, बल्कि समूचा विपक्ष सारे गिले शिकवे भुलाकर एक साथ एक मंच पर खड़ा हो गया था। ममता बनर्जी के बुलावे पर तेजस्वी से लेकर फारूक अब्दुल्ला, केजरीवाल से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा तक सब पहुंचे थे। उस मंच पर खड़गे, देवेगौड़ा, पवार, नायडू, अखिलेश, स्टालिन, सोरेन सब थे। यानी कुल मिलाकर समझिए तो मोदी वर्सेस ऑल। 23-26 पार्टी ने भाग लिया है और आने वाला दिन में तो बोलना है कि मोदी बाबू का सरकार को एक्सपायरी डेट हो गया है। जब कोई मेडिसिन हम खरीदते हैं उसको एक एक्सपायरी डेट होता है, तो इनका एक्सपायरी डेट खत्म हो गया है। अभी आने वाला दिन में नया चीज होना है, नया सुबेरा होना है और एक साथ में हम लोग काम करेंगे, ये हमारा वादा है। बीजेपी कहिए या समूचे एनडीए कुनबे की बात करिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि 2019 का चुनाव एक ही चेहरे पर लड़ा गया था। बीजेपी ही नहीं, सहयोगी पार्टियां भी वोट मोदी के नाम पर मांग रही थी। ऐसे में सारे प्रहार भी मोदी पर ही होते थे, लेकिन उन्होंने हर एक प्रहार को अपने लिए हथियार माना। मोदी एक ऑलराउंडर की तरह काम कर रहे थे। उन्हें खुद पर मढ़े जा रहे आरोपों से खुद को डिफेंड भी करना था। This question is now clearly settled into the mind of the Indian people that देश का चौकीदार चोर है। देश का चौकीदार चोरी कर गया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हमें बताया कि अगर राफेल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। मेरे साथ बोलिए, मैं कहूंगा मैं भी, आप कहेंगे चौकीदार। मैं भी, मैं भी, मैं भी, मैं भी। गांव-गांव में, विरोधियों के सामने गुगली भी डालनी थी। शहर-शहर में, घर-घर में। चौकीदार, चौकीदार।
खोल के सुन लो, मेरा सबूत ये 130 करोड़ हिंदुस्तान वासियों का विश्वास है। कैप्टन होने के नाते सभी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करना था। पूरा देश कह रहा है अब की बार और 3-4 दिन से तो मैं सुन रहा हूं अब की बार 300 पार। देश के प्रधानमंत्री होने के नाते जिम्मेदारियां भी निभानी थी और प्रचार की तिकड़मों में हमेशा बाजी मारने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार भी प्रचार के अलग अलग तरीकों को चुना। कुछ पर उंगलियां भी उठी तो चर्चा भी खूब हुई। हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं। ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? मगर होता है ना, वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुठली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप आम खाते हो सर? एक तो मैं आम खाता भी हूं और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। कमाल की बात देखिए कि 68 साल के हो चुके मोदी ने करीब 37 दिन चले चुनाव प्रचार में 4 रोड शो समेत 146 रैलियां की। ये अपने आप में कीर्तिमान है। चुनाव प्रचार के दौरान वो मशीन की तरह काम कर रहे थे। उन्होंने एक दिन में 4 से 5 रैलियों तक को संबोधित किया। नवरात्र में प्रधानमंत्री 9 दिन उपवास करते हैं, लेकिन इस दौरान भी 40 डिग्री पार गर्मी के बीच उन्होंने 13 राज्य में 23 रैलियां और 22,000 किलोमीटर का सफर तय किया। सबसे अधिक मतदान इस चुनाव में हुआ है और वो भी 40-42 डिग्री गर्मी के बीच में। कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण बहुमत की सरकार रिपीट की थी। उसके बाद इंदिरा गांधी ने पूर्ण बहुमत की सरकार दोहराई थी। नरेंद्र मोदी तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तब और अब में फर्क ये कि तब विपक्ष की चुनौती नाम भर की हुआ करती थी। आज स्थिति ये है कि हराने के लिए 22 नेता एक साथ एक मंच पर जमा हो जाते हैं। अगर मोदी और अमित शाह की जोड़ी 2019 में दोबारा बन गई, दोस्तों ये संविधान बदल देंगे। हर संस्था को बर्बाद कर रहे हैं, चाहे रिजर्व बैंक हो, सीबीआई हो, कोई संस्था नहीं है जिसे ये बर्बाद और तबाह न कर रहे हो। और इसलिए आपसे कहता हूं कि अगर हमने आगे बढ़ना है, हमें एक दूसरे के साथ मिलके इलेक्शन लड़ना है। सुभाष बाबू लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। ये लड़ाई जनता और महागठबंधन के बीच की है। दल बचाने का जुगाड़ कर रहे हैं और मैं आपके बीच आकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से लगा हुआ हूं। और सुनिए, 1952 में नेहरू सरकार ने 45% वोट हासिल किए, जो 1957 में 3% बढ़कर 48 हुए। 1967 में इंदिरा सरकार को 41% वोट मिला, जो 1971 में 3% बढ़कर 44 हुआ। 1980 में कांग्रेस को जो 43% वोट मिले, वो 84 में 5% बढ़कर 48 हुए। 2014 में मोदी सरकार को 31% वोट मिले, जो 2019 में 6% बढ़कर 37% हुए। यानी इतिहास की सबसे बड़ी बढ़त मोदी के नाम पर। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जितने वोट मिले थे और 2019 में जितने वोट मिले हैं, उसमें जो वृद्धि हुई है करीब 25%, करीब 25%। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में अगर ये देखें हम, तो अमेरिका के चुनाव में राष्ट्रपति ट्रंप को जितने वोट मिले थे, उतना हमारा इंक्रीमेंट है। और 17 राज्य 17 जहां के मतदाताओं ने
50% या 50% से ज्यादा वोट दिया। मैं जब इस चुनाव अभियान में जा रहा था, मैं कहता रहा ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे जी, न मेरी पार्टी लड़ रही है, न मेरा उम्मीदवार लड़ रहा है, न मोदी लड़ रहा है। ये चुनाव मैं देख रहा हूं देश की जनता लड़ रही है। तो मुझे एक पत्रकार ने पूछा, फिर आप इतना दौरा क्यों करते हैं? मैं कहा वोट मांगने के लिए नहीं दौरा कर रहा हूं। बहुत गर्व की और आनंद की है कि जब देश का सामान्य ट्रेंड राज्यों में हर 5 वर्ष में सरकारें बदलने का है, ऐसे समय 5 वर्ष के बाद दोबारा बिठाने का सरकार जनता का निर्णय, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे लोगों के काम करने के तरीके के प्रति जो उनका विश्वास है, उस विश्वास को प्रकट करता है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जीतकर लोकसभा में पहुंचे थे तो उन्होंने संसद के चौखट को प्रणाम किया था। 2019 में जब पहुंचे तो संविधान के सामने नतमस्तक हो गए। उनका नारा रहा था सबका साथ सबका विकास। इसमें अब उन्होंने सबका विश्वास भी जोड़ दिया कि जीवन को टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता, उसको समग्रता में देखना होगा। ये बात सरकार के लिए भी उतनी ही सत्य है और गुड गवर्नेंस के लिए भी, सुशासन के लिए भी। मोदी का पुतला जलाना है जलाओ, लेकिन देश की संपत्ति मत जलाओ। 2019 चुनावी साल था और नरेंद्र मोदी उन चुनावों के सुपरस्टार, लेकिन आंकड़ों से आगे भी साल पर उनकी छाप रही। सफाई का संदेश प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता में शुरू से रहा, लेकिन इस बरस उन्होंने प्लास्टिक मुक्त भारत की मुहिम चलाई। ये तस्वीरें अक्टूबर 2019 की हैं। कश्मीर मुद्दे पर यूएन में पाकिस्तान का साथ निभाने के बाद चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग महाबलीपुरम आए थे। मौका था प्रधानमंत्री मोदी के साथ अनौपचारिक बातचीत का। पूरी दुनिया इतना खुलकर हंसते जिनपिंग को और इतना बेतकल्लुफ लुंगी शर्ट पहने प्रधानमंत्री को पहली बार देख रहा था। जहां उम्मीदें विदेश नीति के भारी भरकम डायलॉग्स की थीं, वहां से सुबह सुबह तस्वीरें सफाई के संदेश की निकली थीं। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यूं तो कई बार भारत की बात विश्व को सुनाई, लेकिन 27 सितंबर 2019 को उन्होंने आतंकवाद और मानवता के बीच खड़ी दुनिया को यूएन के मंच से भारत की नई परिभाषा समझाई। ये तब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी जब कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान भारत के खिलाफ माहौल बनाने में जुटा था। हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। – 2019 ने एक इतिहास बनते अमेरिका की धरती पर भी देखा। वो जमीन ट्रंप की थी, लेकिन जलवा प्रधानमंत्री मोदी का था। जब आपने पूछा है हाउडी मोदी, तो मेरा तो मन कहता है उसका जवाब यही है, भारत में सब अच्छा है। सब चंगासी। 50,000 से ज्यादा की विशाल भीड़ किसी भी नेता के लिए अमेरिका में पहली बार जुटी थी और पहली बार ही अमेरिका का कोई राष्ट्रपति किसी विदेशी नेता के साथ अमेरिका में किसी मंच पर इतनी बड़ी भीड़ के सामने आया था। खुद के देश में प्रधानमंत्री मोदी के लिए लोगों की ऐसी दीवानगी ट्रंप को हैरत में डाल गई।
And I remember India before, now not intimately, but I remember India before, and it was very torn. There was a lot of dissension, a lot of fighting, and he brought it all together, like a father would bring it together. And maybe he's the father of India. We'll call him the father of India. I think that's not so bad. साल 2019 मोदी के महाविजय का साल, लेकिन इस साल की शुरुआत एक बेहद दर्दनाक हादसे से हुई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आत्मघाती हमले में 40 सीआरपीएफ जवानों की जान चली गई। इसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ रहा था। देश मातम मना रहा था, लेकिन पीएम पर मातम के साथ प्रतिघात की जिम्मेदारी भी थी। शहादत को इंसाफ देना था, पाकिस्तान का हिसाब करना था। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। आसान था बयानों के बीच समय को गुजरने देना, आसान था धीरे से चुनावी मोड में आ जाना, केवल बदले के वादे करना, जंग का उद्घोष करना। सेनाओं के सामर्थ्य पर हमें भरोसा है। लेकिन चुनाव प्रचार को दरकिनार कर पीएम मोदी एक ऐसे इलाज की तैयारियों में जुट गए जिसकी ऊपर किसी को खबर नहीं थी। लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। माहौल ऐसा बन चुका था कि युद्ध तक की बात हो रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री की सोच बहुत आगे की थी। प्रधानमंत्री मोदी संगम स्नान के लिए प्रयागराज गए तो ये वो दिन था जब पुलवामा में बलिदान के 10 दिन बीत चुके थे। प्रधानमंत्री पूरी तरह शांत और रोजमर्रा के काम में व्यस्त दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बलिदान के बदले का वादा करके प्रधानमंत्री रोज के कामों में व्यस्त हो गए, पर ऐसा था नहीं। 20 फरवरी को जब वो दिल्ली में देश के शहीदों को समर्पित पहले युद्ध स्मारक का उद्घाटन कर रहे थे, तब तक लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक तैयारियां बस चंद घंटों पहले तक प्रधानमंत्री जिन लोगों से मिल रहे थे या बात कर रहे थे, उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों बाद क्या होने वाला है। इस मिशन की गोपनीयता बहुत जरूरी थी और पीएम मोदी की बड़ी खासियत है कि ऐसे मिशन से पहले कभी वो ऐसे संकेत भी बाहर नहीं निकलने देते। डरे हुए पाकिस्तान के परमाणु युद्ध की धमकियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने एयर स्ट्राइक को हरी झंडी दे दी। एयरफोर्स के लड़ाकू विमान निकले और पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंपों को मिट्टी में मिला दिया। कई आतंकवादी मारे गए, जिनकी अलग अलग गिनती कई दिनों तक सामने आती रही। देशभक्ति की राजनीति क्या होती है, ये आपने पहले उरी के हमले के बाद देखा और बाद में पुलवामा हमले के बाद भी देखा। पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई और फिर एयर स्ट्राइक हुई। परिणाम यह है कि जो पाकिस्तान पहले चोरी और सीनाजोरी दोनों करता था, अब दुनिया भर में जाके गुहार लगा रहा है। करोड़ लोगों वाले देश भारत को एक साथ सुकून दे गया और साल 2019 के कैलेंडर में एक और यादगार तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के साथ जुड़ गई, पर एक और मुहर लगाई। आखिर पाकिस्तान बालाकोट की घटना, उसके बाद भी उसके तो अभी भी उनके एयर स्पेस शायद अब खोलना शुरू किया है। 1.5 महीना हो गया। अब उनको लगा है शायद मोदी चुनाव में बिजी हो गया तो शायद कुछ करेगा नहीं। लेकिन उनका MiG-21 भी पीओके की सीमा में क्रैश कर गया।
पुलवामा बदले का जोश अभिनंदन की रिहाई की प्रार्थना के स्वरों में बदल गया। फिर से हर आंख प्रधानमंत्री मोदी की तरफ उठी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की कड़ी चेतावनी के बाद लिहाजा राजनीति इससे दूर कैसे रहती। विपक्ष के कुछ नेताओं ने तो पुलवामा आतंकी हमले पर भी सवाल उठा दिए। अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना। तो अगर आप कह रहे हो तो हमें भी बता दो, तो हमें भी जोश आए ना। सब बात सामने आएंगी और ये जानकारी केवल देश में नहीं है, विदेश में है कि क्या सच्चाई है। तो प्रश्न चिन्ह बालकोट के हवाई हमले पर प्रधानमंत्री ने खुद लगाया, तो इसका तो सबूत हमें पूरे दुनिया में देना चाहिए। हम सवाल सरकार पे उठा रहे हैं, नॉट ऑन द फ्लोर। पुलवामा जैसी घटना अगर नहीं होती है तो हमको मान लेना चाहिए हमारा टारगेट हिट हो गया। वो भी स्वाभाविक। हालांकि पीएम मोदी ने भी चुनावी मंचों पर बालाकोट को मुद्दा बनाया। विपक्ष इसके खिलाफ चुनाव आयोग भी गया। आम लोगों की राय इस पर बटी रही कि मोदी शौर्य का फायदा उठा रहे हैं या उस शौर्य में उनके नेतृत्व का भी एक हिस्सा था। हमारा वो बात नहीं है, मोदी जी पर इसलिए खुश है, मतलब हमको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इतना हम खुश हैं कि बीपी सिंह के समय में रजिया बेगम का अपहरण हुआ, 2 विमान छोड़े गए, 2 आतंकवादी छोड़े गए। अच्छा। वाजपेयी जी के समय में विमान अपहरण हुआ, 5 आतंकवादी, इतना दे दीजिए, पता चला मेरे ऊपर गिरा। 5 आतंकवादी छोड़े। इन्होंने हमारे जवान को 40 को मारे, जवाब दे दिए। इसलिए हम खुश हैं और कुछ लेना देना। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे कठोर फैसले, हाउडी मोदी जैसी रॉकस्टार छवि और आम चुनावों में मिली महाविजय के अलावा ऐसा भी हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल बदली हुई भूमिका में नजर आए, जो उन्हें साल का स्टार बनाती है। This is the first space mission to conduct a soft landing on the moon's south polar region. India is at the brink of creating history. Are you ready to witness history tonight? चंद्रयान 2 की सफलता की उम्मीद में करोड़ों देशवासी रात भर जागते रहे। खुद प्रधानमंत्री मोदी इसरो के अंदर बैठे पल पल का अपडेट ले रहे हैं। Wherein the Vikram lander will be reaching an altitude of just 400 meters above the. लेकिन कामयाबी से कुछ सेकंड पहले जब लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया तो खुशी का माहौल उदासी में बदल गया। इसरो चीफ के पास डबडबाई आंखों के अलावा प्रधानमंत्री मोदी को बताने के लिए कुछ नहीं था। The communication from lander to ground station was lost. यहाँ से पीएम मोदी ने अपनी भूमिका बदली और हिम्मत का ऐसा नया पाठ पढ़ा गए जिसके सामने चंद्रयान 2 की आंशिक असफलता का दुख भी कम होता चला गया। एक अनुभवी साथी और एक हमेशा संकट मोचक की भूमिका में खड़ा रहने वाला दोस्त। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने जब इन्हें खोया तो आंसुओं ने हालांकि सुषमा स्वराज और अरुण जेटली दोनों का स्वास्थ्य पहले से ठीक नहीं था। यही कारण था कि चुनावी महाविजय के बाद जब मोदी 2.0 का मंत्रिमंडल गठन हुआ तो ये दोनों अनुभवी नाम शामिल नहीं थे। पीएम मोदी ने बारीकी से अपनी टीम को चुना। वित्त में अभी भी कई चुनौतियां हैं, पर विदेश मंत्रालय एक पूर्व राजनयिक को सौंपकर उन्होंने बड़ा दांव खेला। लेकिन उनका मास्टर स्ट्रोक था गृह मंत्री के तौर पर अपने सबसे विश्वस्त योद्धा अमित शाह को तैनात करना। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों को इसमें कुछ और खूबियां नजर आएंगी, उनके आलोचकों को 2019 में भी काफी कमियां भी नजर आएंगी, लेकिन कुल मिलाकर 2019 के स्टार नरेंद्र मोदी ही रहे। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।